मतलब इससे ढीला गठबंधन तो मैंने देखा ही नहीं। पहली बात तो ये कि इनके पास कोई चेहरा नहीं जिसको प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर सकें। अगर जनता ने मैंडेट दे दिया, जो कि असंभव है, मोदी जी की ट्रिक को ये लोग समझ ही नहीं पाए। उन्होंने 400 पार कहा था कि इसी में उलझे रहो 400 पार में और हम सरकार तो बना ही लेंगे। ये इन लोगों को समझ में नहीं आया। खैर, इतनी बुद्धि है भी नहीं किसी के पास। केजरीवाल ने बहका लिया है कुछ लोगों को, जैसे पंजाब के लोगों को, दिल्ली के लोगों को। बहुत दिन तक टिकने वाला नहीं है और जैसे चाइना माल की तरह वो जल्दी ही फुस हो जाएगा। और ये गठबंधन तो बिल्कुल ही फुस होने वाला है, क्योंकि इतने मनभेद हैं इनके बीच में, इतने मतभेद हैं इनके बीच में। मतभेद भी है, मनभेद भी है। ये कहीं आपस में एक दूसरे के साथ टिकने वाले नहीं। देखिए, मेरी तो दिली इच्छा ये है, मैं पूरे काशी का और चंदौली क्षेत्र जो वोट बचे हुए हैं जहाँ के भी, उन लोगों से मैं अपील करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में जितना हो सके सुबह के समय जाके, क्योंकि हीट वेव चल रही है, गर्मी बहुत है, सुबह के समय जाकर के आप वोट डालें और उसके बाद शाम को भी दें। वोट ज़रूर करें, किसी भी पार्टी को करें, लेकिन मतदान अवश्य करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मैं इस वक्त काशी में मौजूद हूँ, बनारस में मौजूद हूँ। यहीं 1 तारीख को चुनाव होना है और यहीं इसी लोकसभा सीट से 2014 और 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जीते, लेकिन 2024 में भी प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर प्रत्याशी हैं। और मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए प्रतिष्ठित काशी के व्यक्ति हैं राहुल सिंह जी। राहुल जी से बात करेंगे, सीधी बातचीत करेंगे कि किस तरीके से चुनाव को देखते हैं, क्योंकि प्रतिष्ठित हैं, आसपास के पूर्वांचल के एरियो में खुद लोग इनको जानते हैं, तो सीधी बातचीत करेंगे। राहुल जी, यही वो लोकसभा है जहां 14 में प्रधानमंत्री मोदी जीते, 19 में प्रधानमंत्री मोदी जीते, लेकिन 24 का चुनाव है और 24 के चुनाव को अगर देखा जाए तो आरएसएस पर बड़ा आरोप प्रत्यारोप की दृष्टि से देखा जा रहा है। मैं ये सवाल पहला आपसे इसलिए किया क्योंकि आप आरएसएस को बहुत अच्छे से जानते हैं, आरएसएस से आप जुड़े हुए हैं। आरएसएस का पहला सवाल आपसे इसीलिए किया गया कि राहुल जी कह रहे हैं कि भाजपा को जिताने के लिए आरएसएस काम करती है। देखिए, पूरे देश को ये स्पष्ट है, जो तीसरी दुनिया में रहते हैं उनकी बात में नहीं करता, बाकी पूरे देश को ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा बनाया गया एक संगठन है। वो राजनीतिक दल है जो राजनीति इत्यादि में, शासन सत्ता इत्यादि में अपनी दखल रखता है। लेकिन भारतीय आरएसएस जाके प्रचार करेगा, आरएसएस के लोग जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, वोट मांगेंगे, ऐसी कोई बात उनके संविधान में ही नहीं है। पर वैचारिक जो कार्य होते हैं वो आरएसएस करता है। जैसे मतदाता का मन ठीक करना, आप मत किसे दें इसके लिए आपको मन बनाना पड़ता है, तो मन ठीक करने का काम आरएसएस करता है। और वो राष्ट्रभक्ति के भाव लोगों में भरता है, सेवा के भाव लोगों में भरता है कि हम सेवा करके लोगों का दिल जीतें। भाजपा के लोगों से भी आरएसएस हमेशा यही कहता है कि आप केवल वोट मांगने मत जाइए, आप सेवा करिए। और चाहे आपदा हो कोई या कोई भी आपकी आवश्यकता, आपके क्षेत्र में अगर आपके जो भाई बंधु रह रहे हैं उनकी हर आवश्यकता पे आप खड़े रहिए। ये आरएसएस का काम है और वो अनवरत कार्य करता है पिछले 100 वर्षों से। 2024 आ गया, 25 में स्थापना हुई थी, 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी और ये 2025 में हम 100 वर्ष मनाने जा रहे हैं। तो 100 वर्षों की जो यात्रा है वो केवल राष्ट्र को समर्पित है। आरएसएस का भाव है राष्ट्र प्रथम, और उसमें भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या किसी भी पार्टी का नेता हो, आरएसएस ये किसी पार्टी के नेता का नाम लेके बुराई या भलाई नहीं करता। वो सिर्फ अपने देश के लोगों का मन ठीक करने का कार्य करता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब राहुल गांधी सभाओं में कहते हैं कि हमें शक्ति से लड़ना है, चुनाव है, हालांकि 6 चरण बीत चुके हैं, आखिरी चरण का चुनाव है, राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि हमें आरएसएस से लड़ना है, हमें एक शक्ति से लड़ना है, तो ये जो नारे राहुल गांधी के इस चुनाव में रहे, आप इनको नहीं समझते कि प्रभावित नारे रहे, या आपकी दृष्टिकोण से नारों का क्या मतलब आप समझते हैं? देखिए, मैं विनोद जी विद्यालय चलाता हूँ। विद्यालय में कक्षा 10 तक बच्चा हर विषय पढ़ता है। सामाजिक विज्ञान भी पढ़ता है, विज्ञान भी पढ़ता है, गणित भी पढ़ता है, सारे विषय पढ़ता है। 11वीं में आने के बाद उसका एक टेस्ट होता है कि ये क्या पढ़ने लायक है, वाणिज्य पढ़ रहा है या विज्ञान पढ़ रहा है या आर्ट्स में जा रहा है, वगैरह वगैरह। तो इसी तरह से आरएसएस अपने शुरुआती काल में जो हमारे ट्रेनिंग कहिए आप, आरएसएस की जो ट्रेनिंग होती है, जो स्वयंसेवक पैदा किए जाते हैं, वो घरों से बच्चे आते हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आते हैं, वो शाखा लगाते हैं सुबह
और उनको राष्ट्रभक्ति सिखाई जाती है, राष्ट्रगान सिखाया जाता है, उनको वंदे मातरम सिखाया जाता है, उनको देश के लिए मर मिटने का संकल्प कराया जाता है उनको। तो ऐसे स्वयंसेवक आगे बढ़ते हैं धीरे 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 धीरे, जब समझ में आता है कि नहीं इसके अंदर ये गुण है कि ये समाज की सेवा और लोगों से अधिक कर सकता है, ये समाज की सेवा करके देश का भला कर सकता है, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी में भेजा जाता है संगठन मंत्री के रूप में। या सीधे आप जनमानस में उतरिए तो मोदी जी हैं, चाहे नितिन गडकरी जी हैं, राजनाथ जी हैं, मुरली मनोहर जोशी जी थे, आडवाणी जी थे, जो बड़े बड़े नेता हमारे थे नहीं वो भी हैं, बट यह है कि वो मेन स्ट्रीम से हट गए हैं, पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं इस समय। ये सभी लोग, महेंद्र नाथ पांडे जी हमारे जो चंदौली के सांसद इस समय प्रत्याशी हैं, वो ये सभी लोग आरएसएस के ही निकले हुए हैं। पौधा इनकी नर्सरी आरएसएस ही थी, वहाँ से निकले हुए हैं। इनके अंदर भी देशभक्ति प्रथम है, देश प्रथम है इनका, सबका जज्बा एक ही है। अब उसमें राहुल गांधी जी को समझ नहीं है, क्यों ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं, मेरे बात समझ में नहीं आती। पढ़ लिख के बोलना चाहिए उनको, अपनी जो थिंक टैंक है उनके साथ जो लोग लगे हैं उनको कहना चाहिए एक बार स्टडी कर लो, बताओ। आरएसएस को जानना मतलब इस देश को जानना है। जिसने आरएसएस को समझ लिया वो इस देश को समझ जाएगा। यही मैं आपसे छोटी बात में यही कह सकता हूँ, और विस्तार से जाने के लिए पूरी किताब ही कम हो जाएगी जी। और बस 2 शब्दों में ये समझ लीजिए कि राष्ट्रभक्ति आरएसएस का पर्यायवाची है। शक्ति कौन सी है जिस शक्ति से राहुल गांधी लड़ना चाहते हैं? आपने ये भाषण सुना होगा, हालांकि चुनाव तो निकल चुके हैं, लेकिन आज हम थोड़ा इन चीज़ों पर इसलिए विचार कर रहे हैं कि चुनाव आएगा, राजनीतिक दल आएंगे जाएंगे, नेता आएंगे जाएंगे, लेकिन इस 2024 के चुनाव में जिस तरीके से शब्दावली देखने को मिली, नेताओं के भाषण देखने को मिले, एक शक्ति से लड़ने की बात इस पूरे चुनाव में राहुल गांधी ने की, तो आप क्या समझते हैं सर, वो शक्ति कौन सी है जिससे राहुल गांधी लड़ने की बात की है? विनोद जी, जो राष्ट्रभक्ति की जो शक्ति है ना, वही सबसे बड़ी होती है। राहुल गांधी जी को मैं नहीं कुछ कह रहा हूँ, वो अभी मेरी ही उम्र के हैं लगभग, और लेकिन फिर भी मैं उनको मानूंगा कि राजनीति में अभी वो परिपक्व नहीं है, एक बात। दूसरी बात, जो इन लोगों ने, भाई ये देश हिंदुस्तान है, अगर आप पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात करें तो देश हिंदुस्तान है ये। यहाँ बहुतायत हिंदू रहते हैं, लेकिन आपस में मिलजुल के हिंदू मुसलमान सब रहते हैं, किसी का किसी से कोई बैर नहीं है, सब काम चल रहा है, सिख ईसाई सब रहते हैं। और इन लोगों ने सनातन का विरोध करके देश पे राज करने की सोचा, ये तो गलत है। अभी आप अखबार पढ़ेंगे, आज के पेपर में मैंने पढ़ा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के, जिन्होंने सनातन को भरपूर गाली दी, जिनका नाम आप देखिए, स्वामी सनातन से दिया हुआ शब्द है, प्रसाद ये भी सनातन शब्द है, और मौर्य वंश बहुत बड़ा वंश था मौर्य वंश, तो अशोक सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे। तो आप पूरे सनातन की उपज हैं आप, और सनातन को गाली दे रहे हैं। स्टालिन ने वहाँ गाली दिया सनातन को, केरला में। ये सारे मिल गए आपस में, तो इन्होंने जो कुछ खिचड़ी पकाई है, अब बौखलाहट है। मोदी जी का एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, जिनका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिन्होंने देश को ले गए, और जिन्होंने अपनी पहचान भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर बनाई है। आज देश के, विश्व के अनेक देश, ऐसा स्थिति बन गई है कि विश्व युद्ध छिड़ सकता है। ऐसे में मोदी जी ही एक नेता सबको दिखाई पड़ रहे हैं पूरे विश्व में, जो शांति स्थापित कर सकते हैं, विश्व युद्ध से विश्व को बचा सकते हैं। ऐसे नेता के सामने ये लोग बहुत ही छोटी सोच के हैं। इनके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एक विद्यालय का प्रबंधक हूं, इसलिए राजनीतिक व्यक्ति हूं ही नहीं, इसलिए मैं इन पे कोई कमेंट नहीं करूंगा। बस इतना ही कहूंगा कि वो मतलब देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन मोदी जी एंड ऑल अदर लीडर्स ऑफ अपोजिशन। आपने सर बात की स्टालिन की, आपने बात की राहुल गांधी की, हमने बात की कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की। आप मानते हैं कि जिस तरीके से चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जी के भाषण आया करते थे कि भाई रामचरितमानस सही नहीं है, इसको हटा देना चाहिए, उधर से स्टालिन बोलते थे कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, क्या आप मानते हैं कि ये जो चीज़ें हैं इससे सनातन जगा है, इससे हिंदू जागृत हुआ है, और उसका प्रभाव ये 2024 के चुनाव में आपने देखा? क्योंकि आप लगातार इस चुनाव को शुरुआती दौर से देखते हुए आ रहे हैं, जब पश्चिम से शुरुआत हुई चुनाव की। हाँ, बिल्कुल देखा है। और सनातन तो नाम ही सनातन का मतलब ही होता है जो कभी सोया ही ना हो, वो हमेशा से जगा हुआ है, सनातन जगा हुआ है। थोड़ा लिबरल है सनातन, कभी आपको बाध्य नहीं करता कि आपको इतनी बार ये करना है, इतनी बार ये करना है, इतनी बार पूजा करनी, मंदिर नहीं गए तो तुम हिंदू नहीं रहोगे, ऐसा करके नहीं रहता।
एक तो प्राचीन है, जीने की पद्धति है, और सनातन को गाली देने का मतलब यह है कि आपको भारतवर्ष में रहने का अधिकार नहीं है। अगर आपको सनातन धर्म को गाली देनी है तो आप अपने आप की नागरिकता बदल लीजिए। मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही कि यू शुड नॉट बी अलाउड टू लिव इन दिस कंट्री, एंड दोज हु आर विद द सनातन विरोधी, उनको भी इस देश से देश निकाला दे देना चाहिए। अभी कांग्रेस ने जो है वो स्वामी प्रसाद मौर्य के पुत्र हैं, उत्कृष्ट नाम है उनका, उनको अपने साथ मिला लिया कांग्रेस ने। ठीक है, मिला लिया आपने, अब राजनीतिक गठजोड़ है, कोई बात नहीं। मैं 55 वर्ष का हो गया हूँ, बहुत से चुनाव हमने देखे, लेकिन इतना घटिया स्तर का चुनाव मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा कि जिसमें एक देश को आगे ले जाते हुए एक व्यक्ति को मिटाने के लिए पूरी कायनात एक हो गई है। लेकिन आपको एक बात बता दूं विनोद जी, मोदी जी के साथ भगवान है, मोदी जी के साथ भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, उनके साथ अल्लाह मियाँ भी हैं, उनके साथ जीसस क्राइस्ट भी हैं, क्योंकि वो देश को आगे बढ़ा रहे हैं। हर धर्म ये कहता है कि जिस भूमि का आप खा रहे हो उस भूमि को सुरक्षित रखो, उसको बचा के रखो, ताकि वहाँ के नागरिक सुखी रहें। और हर नागरिक तक की पीड़ा को मोदी जी समझते हैं। आपको मालूम है, मोदी जी ने ओलंपिक के खिलाड़ियों को बुला के बात किया कि तुमको क्या भोजन मिलता है। आपने शायद ये बात सुनी होगी। मैं ओलंपिक्स में गए हुए इस क्षेत्र के कई युवाओं से मैंने बात की कि आपको कैसा लगता है इस समय। तो उन्होंने कहा सर बहुत अच्छा लगा, हम लोग जब लौट के आए, ठीक है, मुझे ब्रॉन्ज मिला था, मुझे सिल्वर मिला था, और एशियाड खेल के आए खिलाड़ियों से मोदी ने बुला के बात की। सेना को क्या भोजन दिया जाता है इस पे भी मोदी जी बात करते हैं। सेना हमारे रक्षा मंत्री से सेनाध्यक्षों से बात करते हैं कि हमारे सैनिकों की। आप हमारे एक दूसरा विद्यालय है जहाँ पर इस समय कई प्लाटून सैनिक रुके हुए हैं। मैं कल गया, देखा, आईटीबीपी के सैनिक थे, उनको देख के मेरा सीना चौड़ा हो गया कि क्या पर्सनालिटी है इनकी। मैंने उन लोगों से बात की, मैंने पूछा कि आपको कैसा लग रहा है। कह नहीं सर यहाँ बहुत अच्छी सुविधा है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। और उसी में से एक व्यक्ति जो केरला का था, उसने कहा कि मैं एक बार पहले भी चुनाव में आया था, तब योगी जी मुख्यमंत्री नहीं थे, और हमें किसी जगह रोका गया था, जहाँ भी किसी गांव में रोका गया रहा होगा उनको, वहाँ मैं गया और वहाँ पर सर कोई व्यवस्था नहीं थी, पीने का पानी तक नहीं था, हैंड पाइप ख़राब पड़ी हुई थी, और बिजली तो थी ही नहीं। हम लोग रात भर मच्छर काटते रहे। वो टूटी फूटी हिंदी में उसने बताया, किसी तरह मैं जीता हूँ। फिर सर 5 साल बाद फिर मैं चुनाव कराने आया हूँ, मुझे तो ये लगा ही नहीं रहा कि उत्तर प्रदेश है ये केरला के। एक मेरे पास उसका नंबर भी मैंने सेव कर लिया। हम कहा यार तुम बड़े ग्रेट आदमी हो। और मुझे हालचाल पूछने कौन आया बूथ पर, वहाँ जब मैं रुका हुआ था तो मुझे हालचाल पूछने भी जो आए वो मुझे नहीं मालूम था कौन है। बाकी सारे लोग खड़े हो गए, नमस्ते करने लगे। मैं एज ए सिपाही वहाँ खड़ा था, तो पूछा किसने कौन है, तो उसने कहा कि अरे तुम जानते नहीं, सांसद जी हैं। सर जानते हैं, जो आपके इस समय मुख्यमंत्री हैं योगी जी, वही थे, वही आए थे सर। उन्होंने तो बदल दिया उत्तर प्रदेश को, काश ऐसा मुख्यमंत्री हमें मिल जाता। ये केरला का डेवलप्ड स्टेट है, वहाँ के एक सिपाही की मानसिकता बता रहा हूँ आपको। इससे अधिक मैं क्या बता सकता हूँ। लोगों को अगर दिखाई नहीं पड़ रहा है, जाति धर्म के बंधन में अगर इतना डूब गए हैं कि देश जाए भाड़ में, तो मैं इनके लिए कुछ नहीं कह सकता। 24 का चुनाव बीत चुका है। 24 में अभी सबकी हमने बात की, सबने गठबंधन बनाया कि भाई किसी भी तरीके से इस बार भाजपा को हराएं। हालांकि देखिए चुनाव है, जनता ने अपना वोट दिया है, 4 जून को पता लगेगा। लेकिन अब मैं बात करूं, आप तो प्रबुद्ध हैं, दिल्ली चुनाव में क्या होगा? दिल्ली में किसका गठबंधन बनेगा? वहाँ पर तो राहुल जी भी लड़ेंगे और आम आदमी पार्टी कहेगी हम भी लड़ेंगे। ये गठबंधन आप कहाँ तक मजबूत समझ पा रहे हैं सर इसको? मतलब इससे ढीला गठबंधन तो मैंने देखा ही नहीं। पहली बात तो ये कि इनके पास कोई चेहरा नहीं जिसको प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर सकें। अगर जनता ने मैंडेट दे दिया, जो कि असंभव है, मोदी जी की ट्रिक को ये लोग समझ ही नहीं पाए। उन्होंने 400 पार कहा था कि इसी में उलझे रहो 400 पार में, और हम सरकार तो बना ही लेंगे। ये इन लोगों को समझ में नहीं आया। खैर इतनी बुद्धि है भी नहीं किसी के पास। दिल्ली विधानसभा भी तो आएगा। दिल्ली विधानसभा अगले साल ही दिल्ली के लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि दिल्ली की कैसे हालत बद से बदतर हो गई है। अगर भाजपा की सरकार, डबल इंजन की सरकार दिल्ली में भी होती तो जैसे आज काशी चमक रहा है, काशी दिल्ली हो चुका है और दिल्ली काशी बनने जा रहा है, तो वैसे ही दिल्ली की हालत भी बदल दिया होता। मोदी जी ने, अभी आपको मेरठ एक्सप्रेसवे मिला,
आपको बहुत सारे एक्सप्रेसवे गुड़गांव से लेकर के और वहाँ तक के बहुत सारे एक्सप्रेसवे मिले। पेरीफेरल मैं रोड का नाम मुझे नहीं याद है, ये सारी चीज़ें मिली। डेवलपमेंट आपको दिख रहा है वहाँ पर, जो केंद्र सरकार के हाथों में डेवलपमेंट दिख रहा है, जो प्रदेश सरकार के हाथों में है। जो व्यक्ति मैंने जिसकी वजह से राजनीति में आया, अन्ना हजारे का, जब उन्हीं का नहीं हुआ तो व्यक्ति देश का क्या होगा और वोटर का क्या होगा। तुमने अपने किसी कार्यकर्ता को पार्टी में अपने बात नहीं सोचा कि उसको आगे बढ़ा दें। मनीष सिसोदिया जी क्या बुरे थे? कुमार विश्वास जैसा व्यक्ति जो कि इतना बुद्धिमान है, जो आपके साथ आया था जुड़ करके कि चलिए हम राजनीति में एक हाथ आजमाते हैं, जिनके ऊपर साक्षात ब्रह्मा की कृपा है, साक्षात सरस्वती की कृपा है, ऐसा व्यक्ति आपके साथ आया था, ईश्वरी कृपा थी। लेकिन तुम डिज़र्व ही नहीं करते हो, तो कुमार ने साथ छोड़ दिया। मेरे कुमार से बड़े अच्छे संबंध हैं, मैंने उनसे खूब अच्छे से बात की, क्यों छोड़ दिया आपने? लेकिन जब ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल की मोदी सरकार जो है वो इतना डर गई 24 के चुनाव में कि उन्होंने हमारे नेताओं को बंद कराना शुरू कर दिया, मुझे भी जेल भेजने की कोशिश कर दी। हाँ, देखिए, कोई भी आदमी अगर उसकी चोरी पकड़ी जाएगी तो यही तो कहेगा। मोदी सरकार ने राहुल गांधी को क्यों नहीं अंदर कर दिया? अखिलेश यादव को क्यों नहीं अंदर कर दिया? इनसे ज़्यादा तो कोई जहर नहीं उगल रहा है। मायावती जी को क्यों नहीं अंदर कर दिया? बड़े विरोधी तो ये लोग थे। केजरीवाल हैं कहाँ खड़े? केजरीवाल की औकात ही क्या है मोदी जी के सामने? पर ठीक है, वो भी एक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। उनकी मोदी जी समरसता में विश्वास रखते हैं, मोदी जी देश को आगे ले जाने में विश्वास रखते हैं, मोदी जी जनता के सुख के बारे में सोच रहे हैं, मोदी जी इस देश को न्यूक्लियर पावर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, मोदी जी इस देश को विकसित भारत की तरह देखना चाहते हैं। उनका विज़न बहुत बड़ा है। सारे देशों में वो घूमे, इसीलिए घूमे कि हम अपनी सामरिक शक्ति ठीक करें और हमारा व्यापार बढ़े, हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स बढ़ें, जिनको अर्थव्यवस्था की कोई जानकारी नहीं है। आप कह रहे हैं कि ट्रक ड्राइवरों की पीड़ा देखने एक बार चले गए राहुल गांधी जी, ट्रक में बैठ गए जी। मोदी जी के आने के बाद एयर कंडीशन ट्रक बननी शुरू हुई हैं, आपको मालूम है ये बात? 10 सालों से पूछिए आप किसी टाटा और आयशर की कंपनी से, मैं तो रोज़ डील करता हूँ, इन लोगों से बात करता हूँ। मोदी जी के आने के पहले क्यों नहीं तुमने ऐसी ट्रक बनवा दी? मोदी जी ने, यानी गडकरी जी ने, मोदी की टीम के मेंबर हैं गडकरी जी, उन्होंने बात किया। ट्रक ड्राइवर्स की पीड़ा उनको पता है और उन्होंने बात किया कि एयर कंडीशन केबिन की ट्रक बननी चाहिए, क्योंकि हमारे ड्राइवर्स को परेशानी होती है इतना लंबा रूट चलने में। अभी तो सड़कें चलने लायक हुई हैं, तुम सड़कों की पीड़ा तो नहीं सोचे कि उस ट्रक ड्राइवर की कमर की हड्डी टूट जाती है 1 साल के अंदर। ट्रक में सुविधा दे के क्या करोगे? सड़क है ही नहीं। अभी आप कन्याकुमारी से कश्मीर बाई रोड 2 दिन के अंदर पहुंच सकते हैं। ये किसकी देन है? गडकरी जी की देन है, मोदी जी की देन है। और केजरीवाल ने बहका लिया है कुछ लोगों को, जैसे पंजाब के लोगों को, दिल्ली के लोगों को, बहुत दिन तक टिकने वाला नहीं है और जैसे चाइना माल की तरह वो जल्दी ही फुस हो जाएगा। और ये गठबंधन तो बिल्कुल ही फुस होने वाला है, क्योंकि इतने मनभेद हैं इनके बीच में, इतने मतभेद हैं इनके बीच में, मतभेद भी है, मनभेद भी है। ये कहीं आपस में एक दूसरे के साथ टिकने वाले नहीं। आप देखिए, डिम्पल जी बहुत अच्छी नेता हैं। डिम्पल जी और प्रियंका जी आई यहाँ पूजा की, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप लोग सनातन विरोधी, माने प्रियंका जी तो वाड्रा से शादी की हैं तो वो तो क्रिश्चियन हो गई एक तरह से, लेकिन उन्होंने यहाँ पूजा की, हमें अच्छा लगा। कोई अगर हमारे धर्म में वापस आ रहा है, ये आपका स्वागत है। लेकिन उसके बाद आपने जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे से हाथ मिला लिया। हो सकता है बाप जैसा बेटा ना हो, लेकिन फिर भी आपको उस परिवार से हाथ मिलाने के पहले एक बार सोचना तो चाहिए था कि यार ये रामचरितमानस गाली दे रहा है। अभी परसों मैंने अपने हमारे जो विदेश मंत्री हैं उनके सामने मैंने ये भाषण दिया कि सबसे बड़ा ग्रंथ है रामचरितमानस, जिसका यूज़ करके हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, चाहे जिस धर्म का हो, वो अपने आप को बहुत सारी आपदा और टेंशन से बचा सकता है। बहुत बड़ा ग्रंथ है, मैनेजमेंट का बहुत बड़ा ग्रंथ है वो। ऐसे देश में आप बिला वजह सनातन का विरोध करने वाले का साथ देंगे तो मुझे लगता है कि आप दिमागी दिवालियापन के शिकार हैं। आप भी स्कूल चलाते हैं और प्रतिष्ठित संस्थान आपके हैं, यहाँ पर कई मैंने लोगों से बात की आपके बारे में, पहले मैंने जाना या पूछा। संत अतुलानंद स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल आपके हैं। अच्छा जी। स्कूल जब कोई चलाता है तो कुछ लोग कहते हैं कि एक व्यापार है और व्यापार के तौर पर कुछ लोग राजनीति से इसलिए जुड़ते हैं या फिर राजनीतिक लोगों का इसलिए समर्थन लेते हैं कि हमारा जो व्यापार है वो चलता रहे। स्कूल व्यापार है राहुल सिंह के लिए या फिर स्कूल शिक्षा का एक संस्थान है? देखिए, पहले तो मैं बता दूं, इस विद्यालय की स्थापना मैंने नहीं की थी, स्वामी अतुलानंद जी के आशीर्वाद से हमारे पिताजी ने की थी 1980 में, जो कि एक शिक्षक थे। 2015 में उनका ब्रह्मलीन हो गए पिताजी,
माता जी हमारी गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर थी, उन्होंने भी राज्यपाल पुरस्कार के बाद इस विद्यालय में अपनी सेवा देना शुरू किया। मेरी श्रीमती जी जो मेरे साथ इस समय मेरे काम में जुड़ी हैं, वो भी BHU के एक कैंपस है बरकछा कैंपस, उसमें एज अ लेक्चरर सेलेक्ट हुई थी, वो भी यहाँ आके अपनी सेवा दे रही है। मैं खुद इंजीनियर की नौकरी करता था मारुति उद्योग में, मैंने भी नौकरी छोड़ के इसको, तो पिताजी मुझे ले आए थे कि सेवा है ये, सेवा करो, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो लोग खुद आपके पास आएंगे। जैसे मैंने आपके बच्चे को शिक्षित किया, आपके बच्चे को आगे बढ़ाया, तो आप स्वयं खुश होकर आते हैं। मुझे तो आज तक कभी ये लगा ही नहीं कि नहीं ये व्यापार है और मैं इसको हैंड ओवर कर दूंगा अपने बेटे को या बेटी को या किसी और को। कभी इस विचार से काम नहीं किया। जो भी संस्था का पैसा होता है, मैं जितना मेहनत करता हूँ इस संस्थान में उतना ही अपने लिए लेता हूँ एज अ सैलरी। ये मेरा पैसा, मैं मानता ही नहीं उसको कि ये मेरा पैसा है या व्यापार है मेरा। ये पूरी तरह से सेवा, और हमारा जो लोगो है वो भी है टू सर्व ह्यूमैनिटी, समाज की सेवा के लिए ही कार्य कर रहे हैं। ये मुझसे अच्छा मेरे बच्चे या मेरे शिक्षक बता पाएंगे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ा परिवार है, 600-700 लोग काम करते हैं या ज़्यादा ही होंगे। आप उनसे मिलेंगे, उनसे पूछेंगे कि मेरे क्या विचार हैं उन लोगों के बारे में, तो अभिभावक हमारे जो 15,000 10,000 के ऊपर अभिभावक हैं उनसे पूछेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। अपनी आपके स्कूल में मुझे पता लगा कि वापी का स्कूल था, मैं गया था वहाँ पर। जिन बच्चों का हमने फर्स्ट टाइम वोटर से हमने बात की और जिन बच्चों से हमने बात की, वो उनकी जो सोच थी वो एक बिल्कुल अलग थी। हाँ, मैं तो आपको धन्यवाद देता हूँ। मुझे पता लगा कि आप गए थे, और ये जो बच्चों के अंदर जो सोच है, यही मेरा सौभाग्य है कि मैं 100 में से 90 बच्चों में ये इन्फ्यूज़ कर पा रहा हूँ कि राष्ट्रीयता क्या है, राष्ट्र प्रथम। मैं बच्चों से ये कहता हूँ कि अगर तुम्हारे पिता, तुम कहीं सेना में सेलेक्ट हो गए, तुम्हारे पिता ने कहा कि बेटा ये काम कर दो, 500 करोड़ मिल जाएगा, हम लोग आराम से खाएंगे बैठेंगे, इसके बाद तुमको नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, पूरा गाँव में खरीद लूँगा, ऐसा कहने पर अपने पिता, उसी को मैं राष्ट्रवादी मानता हूँ। राष्ट्र का मतलब कतई समझौता नहीं करना है, चाहे जो हो जाए। अब तो इस पे बहुत सारी पिक्चरें बनती हैं। मैं अपने बच्चों से कहता हूँ, झूमो भी तो राष्ट्रगीत पर झूमो। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना, इस पे झूमो, डीजे पे मत नाचो। हमारे बच्चे ताली बजाते हैं इस बात पे। मैं आपसे ये बात करते हुए मेरा रोआ खड़ा हो रहा है कि मैं बच्चों के बीच में बैठा हूँ। ऐसा मुझे फील हो रहा है कि लड़के ही नहीं, लड़कियाँ भी। और मैं विनोद जी बड़े गर्व से कह सकता हूँ इस बात को कि 90% लड़कियाँ हमारे विद्यालय में, मैं तो 100% भी कह सकता हूँ, लेकिन कहना नहीं चाहिए, 90% लड़कियाँ रानी लक्ष्मीबाई का स्वरूप है। आप चाहें तो कहीं उनको रास्ते में कुछ बात करके देख लीजिए, वो उठा के उल्टा हाथ मारेगी, आपको समझ में आ जाएगा कि ये बहादुर लड़की है। बहादुर बच्चे आप स्कूल से दे रहे हैं। बहादुर बच्चे। और सेना के जवान मेरे लिए सबसे बड़े आदर्श हैं, चाहे वो पुलिस में हो, और कम से कम 1000 पुलिस डिपार्टमेंट के बच्चे पढ़ते हैं हमारे यहाँ, 300-400 से ऊपर सैनिकों के बच्चे पढ़ते हैं, जिनकी पीड़ा मेरी पीड़ा है। और ऐसे ही पुलिस डिपार्टमेंट के बच्चे हैं। दे लव मी लाइक एनीथिंग। पुलिस डिपार्टमेंट तो मुझे इतना चाहता है कि मतलब मेरे पास शब्द नहीं है उनको कैसे धन्यवाद दूँ। वैसे तो सारे अभिभावक चाहते हैं, सभी को धन्यवाद दे रहा हूँ, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे लिए ये व्यापार नहीं है। यद्यपि फ़ीस बहुत कम नहीं है, हमारे विद्यालय की फ़ीस बहुत कम नहीं रह गई है, 5,000-6,000 फ़ीस हो चुकी है, और वो मैं चाहता हूँ कि वो भी ना लूँ, लेकिन मजबूरी है कि मुझे खर्च चलाने हैं तो लेना है। लेकिन हम AC 3 के किराए में AC फर्स्ट की सुविधा बच्चों को दे सकें, इसलिए मैं उनसे फ़ीस थोड़ी बढ़ा के ले रहा हूँ। और आप विद्यालय मेरा देखेंगे, इस समय 1, 2, 3, 4 विद्यालय हो चुके हैं और सब समाज को समर्पित है। और अभी जो जिस विद्यालय में आप गए थे उसका कैंपस 15 एकड़ का है। तो मैं हर तरह की खेल की सुविधा, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो विद्यालय होना चाहिए उसमें क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, वो मैं अपने बच्चों को देने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि वो उनको ये कहीं फील ना हो कि मैं किसी ऐसे विद्यालय से पढ़ा हूँ जहाँ हमें कुछ कमतर सुविधाएं मिली हैं। फीस पैसे तो ले लिए लेकिन शिक्षा नहीं मिली। हाँ, पैसे ले लिए, शिक्षा नहीं मिले। मेरा मन में नहीं रहे। मैं बच्चों को टिकाऊ बनाना चाहता हूँ, बच्चों को रोबस्ट बनाना चाहता हूँ कि वो समाज के, मतलब तन को बलि बना लो ऐसा, सहले जाड़ा गर्मी घाम, मन को बलि बना लो ऐसा, टेक न छोड़े चारों धाम। ये मैं बच्चों से कहता हूँ। तन और मन दोनों बलि होना चाहिए। जरा सी टेंशन आई, आप घबरा गए, पसीना छूटने लगा एग्ज़ाम देख करके, तो मैं कहता हूँ बच्चों, जब घर से निकलो तो ये चौपाई पढ़ के निकलो, अपने आदर्श को याद करो। पेपर खोलो, क्वेश्चन पेपर, तो पहले माँ को याद करो, फिर अपने पिता को याद करो, फिर अपने गुरु को याद करो, फिर अपने इष्ट देव भगवान को याद करो।
बस आखिरी सवाल राहुल जी आपसे यह है, 1 जून को लोग वोट डालने जाएंगे, आम जनता वोट डालने जाएगी। आप तमाम लोगों से आप भी मिलते हैं, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, यहाँ के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, क्या क्या कहेंगे, क्या संदेश आप एज ए वोटर और एज ए एक प्रतिष्ठित व्यक्ति क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरी तो दिली इच्छा ये है, मैं पूरे काशी का जो और चंदौली क्षेत्र जो वोट बचे हुए हैं जहाँ के भी, उन लोगों से मैं अपील करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में जितना हो सके सुबह के समय जाके, क्योंकि हीट वेव चल रही है, गर्मी बहुत है, सुबह के समय जाकर के आप वोट डालें और उसके बाद शाम को भी दें। वोट ज़रूर करें, किसी भी पार्टी को करें, लेकिन मतदान अवश्य करें। मतदान करने के पहले एक बार अपने दिल की आवाज़ ज़रूर सुने कि हमें राष्ट्र का विषय है। जरा सी भी लापरवाही, क्योंकि आपका बैलेट जो है बुलेट से भी ज़्यादा ताकत रखता है, तो जरा सी भी लापरवाही देश को खतरे में डाल सकती है। इस बात का ध्यान रख के वोट अवश्य डालें। मुझे दुख है कि कुछ लोग, मैंने सुना कि पिकनिक मनाने चले गए हैं, कुछ लोग छुट्टियों पे चले गए हैं। ये गैर जिम्मेदाराना है और मैंने अपने विद्यालय में कह रखा है कि जो लोग वोट देंगे और अपनी सेल्फी के साथ फ़ोटो खींचेंगे उनको भेजेंगे। उनको जो है डिग्री कॉलेज में हमारे जो बच्चे हैं और शिक्षक हैं उनको 10% अटेंडेंस में वेटेज दूंगा और 10% प्रैक्टिकल के मार्क्स में वेटेज दिया जाएगा। ये मैंने अनाउंस किया हुआ है अपने बच्चों को, और शिक्षकों को बोनस दिया जाएगा। तो देखिए, हमारे संग राहुल सिंह जी हैं, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और 4 स्कूल भी चल रहे हैं और वोट के लिए जागरूक करने के लिए एक नया तरीका निकाला है कि आप वोट डाल के आइए, सेल्फी खिंचा के दिखाइए, आपको कुछ ना कुछ हम जरूर देंगे। तो इस चुनाव पर आखिरकार पूरी तरीके से जो बातचीत रही वो आपने देखी, आपने सुनी। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन प्रिंस के साथ विनोद शर्मा, बनारस से।